हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3 के एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड हम क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 रीडिंग करना है, उसके बाद इन एमसीक्यू को लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? ऑप्शन है ए गाय, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी कुत्ता और ऑप्शन डी बैल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कुत्ता। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था मनुष्य के द्वारा वो था कुत्ता। उसके बाद भेड़ बकरी को पालतू बनाया गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसकी एक्सप्लेनेशन है, सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। इसके बाद मनुष्य ने भेड़ और बकरी को पालतू बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? हमें बताना है कि इनमें से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। नंबर 1 है पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली से भी मिले हैं। नंबर 2 है हल्लूर, यहाँ से भी मिले हैं। नंबर 3 है महागड़ा, यहाँ से भी मिले हैं। नंबर 4 है गुफकिराल, यहाँ से भी मिले हैं। और नंबर 5 है बुर्जहोम। ये सभी नवपाषाणकालीन पुरास्थल हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 और 5 सभी सही हैं, यानी कि पय्यमपल्ली, हल्लूर, महागड़ा, गुफकिराल और बुर्जहोम, इन पांचों ही स्थानों से पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। एक्सप्लेनेशन है इसकी, ये सभी स्थान नवपाषाणकालीन पुरास्थल हैं और इन सभी स्थानों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है पुरास्थल और दूसरी तरफ है उनकी अवस्थिति कि वे वर्तमान में किस राज्य या किस देश में स्थित हैं। ए है हमारा मेहरगढ़, मेहरगढ़ वर्तमान में है पाकिस्तान में, तो ए का है हमारा 3 और ए का 3 है तो आप कोड देख सकते हैं। ए का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे मिलाते हैं, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। बी है हमारा कोल्डी हवा, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है, तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा चिरांद, चिरांद बिहार में है, तो सी का है हमारा 4। और डी है गुफकिराल जम्मू कश्मीर में है, तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर है 3, 1, 4, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, ये सभी नवपाषाणकालीन पुरास्थल है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है, चिरांद बिहार में है और गुफकिराल जम्मू कश्मीर में है। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है सामने देकर कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है या सही सुमेलित नहीं है, या फिर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि चिरांद किस राज्य में है वर्तमान में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा पुरास्थल किस राज्य में अवस्थित है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रस्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष भी मिले हैं। इनमें से हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां सबसे निचले स्तर से मिली हैं, यानी कि सबसे पहले उनका यूज़ किया गया था। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों और उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियाँ मिली हैं। इससे लगता है कि ये लोग मवेशी पालने लगे थे। दूसरा था हमारा कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा कोल्डी हवा, यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट था हमारा चिरांद बिहार में, आधुनिक बिहार राज्य में अवस्थित है और यहाँ से गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष मिले हैं।
और नेक्स्ट था हमारा गुफक्राल, आधुनिक कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूं और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसे ध्यान रखिएगा, गुफक्राल जो कश्मीर में स्थित है वहाँ से गेहूं और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है पुरा स्थल, दूसरी तरफ है राज्य। हमें बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन से युग्म गलत सुमेलित है। नंबर 1 है महागढ़ा, उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 2 है बुर्जहोम, कश्मीर में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। तो जिसमें 1 और 2 होगा वो तो हमारा आंसर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित है। नंबर 3 है हल्लूर, आधुनिक कर्नाटक में है, ना कि आंध्र प्रदेश में, इसलिए ये गलत सुमेलित है। तो ये हमारे आंसर में होगा हल्लूर कर्नाटक में है। ध्यान रखिएगा, आधुनिक कर्नाटक में है हल्लूर। और नंबर 4 है पय्यमपल्ली, आधुनिक तमिलनाडु में है, ना कि तेलंगाना में, इसलिए ये भी गलत सुमेलित है। ये आधुनिक तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। हमारा सही आंसर होगा 3 और 4 गलत सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। महागढ़ा उत्तर प्रदेश में है, बुर्जहोम कश्मीर में है, हल्लूर कर्नाटक में है और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। महागढ़ा वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और इस पुरा स्थल से क्या मिला है, चावल और मवेशी, यानी मिट्टी पर खुरों के निशान के रूप में मवेशियों के पैर मिले हैं, उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है, वर्तमान कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूं और दलहन के साक्ष्य, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के होने के साक्ष्य मिले हैं। हल्लूर वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से पुरातत्वविदों को ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर के साक्ष्य मिले हैं। पय्यमपल्ली वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से हमें काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर के अवशेष पाए गए हैं। कौन सा स्थान किस राज्य में है वो जरूर ध्यान रखिएगा। हल्लूर कर्नाटक और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन एनसीईआरटी जो क्लास 6 की है उसमें इसे इन दोनों ही पुरा स्थलों को आपको आंध्र प्रदेश में बताया गया है। आप इसे सही कर लीजिएगा, ये गलत है, क्योंकि हल्लूर वर्तमान कर्नाटक राज्य में पड़ता है और पय्यमपल्ली वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है। तो आप इस पॉइंट को वहां सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरा स्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। ऐसा ही एक पुरा स्थल है बुर्जहोम, वहां से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के बारे में कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि ये कथन सही है या नहीं। कथन नंबर 1 है, यहाँ पर यानी कि बुर्जहोम में बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इस बात के साक्ष्य मिले हैं और इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। कथन नंबर 2 है, यहाँ से झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। बुर्जहोम से झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है और यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गड्ढे के नीचे घर जिन्हें गर्तावास कहते हैं उसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो वो प्रमाण हमें बुर्जहोम से मिले हैं, जो कि कश्मीर में स्थित है। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर आग जलाने की जगह थी। इससे ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सकें, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ नवपाषाण युग से संबंधित 4 कथन है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन नवपाषाण युग के बारे में गलत है। ऑप्शन है ए, इस काल में
पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। नवपाषाण युग में भी पुरापाषाणकालीन औजारों का प्रयोग होता था, इसलिए कथन 1 ही हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना था। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो नवपाषाण युग के औजार थे उनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ऑप्शन नंबर सी है, इस युग में यानी कि नवपाषाण युग में वनस्पतियों और अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का उपयोग होने लगा था। बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी है, इस युग में यानी कि नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण भी आरंभ हो गया था। यह भी हमारा कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत है, क्योंकि नवपाषाण युग के दौरान भी पुरापाषाणकालीन औजारों का उपयोग होता रहा था। इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारी, नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पुरापाषाण युग से भिन्न है, उससे अलग है। इसी कारण से इस युग को हम क्या कहते हैं? नवपाषाण युग कहते हैं। इनमें से कुछ औजारों में धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे और इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का निर्माण और प्रयोग भी होता था। चीज़ों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का उपयोग इस काल में किया जाता था, जो आज हजारों साल बाद भी उपयोग में लाए जाते हैं। इस काल के पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, जिनका उपयोग चीज़ें रखने के लिए किया जाता था और धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है। कूट की सहायता से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। कारण है, नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगे था। कारण भी हमारा बिल्कुल सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। क्यों? क्योंकि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। तो ये फैक्ट भी है, आप इसे ध्यान रखिएगा कि कपास नवपाषाण काल में उपजाया जाने लगा था। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब प्लीज़ इसे अच्छे से देखिए, आपको इससे बेटर इसके हिस्ट्री के MCQ NCERT के आपको इससे बेटर नहीं मिलेंगे। आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़े बुनना सीख लिया था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य सक्षम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, वो पुरास्थल किस दर्रे के निकट स्थित है? ऑप्शन है ए बोलन दर्रा, ऑप्शन बी गोमल दर्रा, ऑप्शन सी खैबर दर्रा और ऑप्शन डी काराकोरम दर्रा। अगर आपसे डायरेक्ट ही ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप शायद ही इसका आंसर दे पाएंगे, लेकिन इसका आंसर आपको 6th क्लास की NCERT की बुक दे देगी। तो इसीलिए आपको उसे पढ़ना है, रिवाइज एक बार उसकी रीडिंग करनी है और फिर इन क्वेश्चन को लगाना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोलन दर्रा। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, वो बोलन दर्रे के निकट स्थित है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन है इसकी, मेहरगढ़ किरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ध्यान रखिएगा, ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है। हमें बताना है कूट की सहायता से कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ से जो हमें कब्रें मिली हैं उनमें मृतकों के साथ कुछ सामान के प्रमाण भी हमें मिले हैं, इसलिए कथन कथन हमारा बिल्कुल सही है कि मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। कारण है, क्योंकि मेहरगढ़ के लोगों का ये मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। कारण भी हमारा बिल्कुल सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए
हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? क्योंकि मेहरगढ़ के लोगों का ये मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ से ऐसी कई कब्रें हमें मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? ऑप्शन है ए बकरी, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी भेड़ और ऑप्शन डी मुर्गी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बकरी। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में किसी पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था और वो पालतू जानवर था बकरी। जब आप उसे बुक को पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, वहां पर एक कब्र में कंकाल के साथ एक बकरी का कंकाल भी आपको दिखेगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन है ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी हल्लूर, ऑप्शन सी गुफ किराल और ऑप्शन डी दाओजली हेडिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दाओजली हेडिंग। इनमें से जो पुरास्थल यहाँ दिए गए हैं ये सभी नवपाषाणकालीन पुरास्थल हैं। इनमें से दाओजली हेडिंग ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। दाओजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से हमें काष्ठाश्म के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। काष्ठाश्म क्या होता है? काष्ठाश्म उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो कि सख्त होकर पत्थर बन गई है, तो उसे हम कहते हैं काष्ठाश्म। यहाँ से हमें मूसल और खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दाओजली हेडिंग से हमें जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। जेडाइट पत्थर क्या होता है? ये एक हरे रंग का पत्थर होता है। तो दाओजली हेडिंग से हमें जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः यह पत्थर कहाँ से आया होगा? यह पत्थर चीन से आया होगा, यानी कि व्यापार वहाँ पर शुरू था, वहाँ पर व्यापार के माध्यम से ही ये पत्थर चीन से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चतालहयूक पुरास्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चतालहयूक एक पुरास्थल है, एक नवपाषाणकालीन पुरास्थल है। इससे रिलेटेड दो कथन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है हमारा, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चतालहयूक कहाँ है? तुर्की में है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है चतालहयूक, जो कि तुर्की में है। कथन नंबर 2 है, यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे कि सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। चतालहयूक में वहाँ के राजा और रानियों के द्वारा दूर दूर के स्थानों से कई चीज़ें मंगाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। यानी दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी कोल्डी हवा, ऑप्शन सी चिरांद और ऑप्शन डी महागढ़ा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, वहाँ से हमें चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए।
ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। मेहरगढ़ से ही चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं और प्रत्येक घर में 4 या फिर उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ कमरे संभवतः भंडारण के काम भी आते होंगे। और भंडारण के काम आते होंगे मतलब अनाज आवश्यकता से अधिक उपजाया जाने लगा होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बन सकते थे उन्हें हमने डिस्कस किया है। क्लास 6 और चैप्टर नंबर 3 आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।